वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट कैड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन ए प्लेन। ये पूरा समरी क्लास होगा। मोशन इन ए प्लेन में हम लोग पिछले लेक्चर में जो जो स्टडी किया था, आज पूरा हम लोग एक वन शॉट लेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर मतलब चैप्टर 3 एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में हमने क्या स्टडी किया था? मोशन इन वन डायमेंशनल। ठीक है, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन। पोजीशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट डेवलप किया था हम लोगों ने पोजीशन का, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का। ठीक है, वहां पे देखो, अगर एक वेलोसिटी कब एक दो डायरेक्शन हो सकता है इन वन डायमेंशन में। एक फॉरवर्ड डायरेक्शन हो सकता है, एक बैकवर्ड डायरेक्शन हो सकता है। मतलब अगर फॉरवर्ड को हम लोग प्लस देंगे तो बैकवर्ड को हम लोग माइनस से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आज हम लोग स्टडी करेंगे मोशन इन ए प्लेन। मतलब ये हो जाएगा मोशन इन ए टू डायमेंशन। एक प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो डायमेंशन की जरूरत पड़ता है, एक्स वाई। ये दो डायमेंशन ले लो, मतलब क्या बन गया? एक प्लेन। अगर हम लोग थ्री डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? एक स्पेस से, मतलब एक्स वाई जेड। ठीक है, so we need to use a vector to describe the above mentioned physical quantities. So एक फिजिकल क्वांटिटी मेनली हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब ये है मोशन इन ए प्लेन, मतलब मोशन इन टू डायमेंशनल और प्लेन। ठीक है, तो क्वांटिटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को बोला हमने वेक्टर, दूसरे को बोला हमने स्केलर। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्या है? ठीक है, स्केलर मतलब जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। लाइक टाइम, मास, एक्सेट्रा। टाइम और मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, मतलब इसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड रहता है, मतलब एक वैल्यू रहता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वैल्यू का भी जरूरत पड़ता है, मतलब एक मैग्नीट्यूड रहता है और उसके साथ एक डायरेक्शन भी रहता है। उसको बोलेंगे हम लोग वेक्टर। लाइक वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब वेक्टर में क्या होगा? एक मैग्नीट्यूड रहेगा प्लस एक डायरेक्शन रहेगा। स्केलर में क्या होगा? जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो वेक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कि मैग्नीट्यूड और स्केलर पार्ट प्लस डायरेक्शन। इसका क्या होगा? जस्ट ओनली स्केलर पार्ट, और इसको बोल सकते हैं हम लोग इसका ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है, नाउ पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था कि पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये हमने स्टडी किया, व्हाट इज पोजीशन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पिछले जो पार्ट था चैप्टर 3 में पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट यही स्टडी किया था ना। अब वही हम लोग स्टडी करेंगे इन टू डायमेंशन में, मतलब विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, राइट। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं वेक्टर का कुछ बेसिक लॉ होता है, जो इसको बोलेंगे हम लोग वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉज ऑफ एडिशन। तो वेक्टर का दो लॉ वो बेसिक से देख लेते हैं हम लोग। एक होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम। हम लॉज ऑफ एडिशन। ठीक है, ये वेक्टर ट्रायंगल लॉ ये क्या है?
इसको जानने के लिए पहले हम लोग ये जानना पड़ेगा एक वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, एज्यूम कर लो ए बी वेक्टर, तो मतलब ए का क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड रहेगा, इसके साथ क्या होगा, एक डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, मतलब इसका अगर स्केलर क्वांटिटी होगा तो इसके ऊपर ऐसे लिख दो तो ये रिप्रेजेंट कर जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसके सर में एक अगर हम लोग बार दे देंगे, ऐसे एक बार विथ एरो, ठीक है, दे देंगे, डायरेक्शन दे देंगे, तो ये बन जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, ये एक वेक्टर होगा, इसको बोलेंगे हम लोग ए वेक्टर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव तो ले लिया, ये पॉजिटिव पे जाएगा। अगर कि और अगर नीचे की तरफ आएगा तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस ए वेक्टर। मतलब देखो दोनों का ये जो ऑरेंज कलर, ये जो येलो कलर का जो वेक्टर है, ये दो वेक्टर का देखो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ, बट दोनों का मैग्नीट्यूड जो है ना वो सेम है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करके पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको हम लोग एक बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, ये सिंपल सी बात दिमाग में बिठा लो। वेक्टर को हम लोग एक क्वांटिटी और उसके सर में क्या देंगे, एक बार और एक एरो दे देंगे। ठीक है, नाउ अब क्या है, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मतलब क्या होगा, एक ट्रायंगल ले लो यहां पे, तो 2 डायमेंशन दिया। ठीक है, पता अगर इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉरवर्ड दूसरा होगा बैकवर्ड, तो एक ट्रायंगल ले लिया है ए बी सी। ठीक है, तो क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। तो ये अगर यहां पे क्लॉक को रिप्रेजेंट कर देंगे तो वेक्टर अगर कुछ ऐसे घूमेगा, एज्यूम कर लो कि वेक्टर अगर कुछ ऐसे घूमेगा मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, सो एज्यूम कर लिया है ए वेक्टर जो सी ए को रिप्रेजेंट करेगा, सी टू ए, ए दे दिया ए वेक्टर। नेक्स्ट अब ए टू बी, इसका भी डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज दे दिया, तो क्या बन गया देखो यहाँ पे ए टू बी, ये बन गया बी वेक्टर। ठीक है, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या बोला, अगर क्लॉकवाइज का जो जो वेक्टर क्लॉकवाइज को सेटिस्फाई करेगा उसका अगर हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों वेक्टर को हम लोग ऐड कर देंगे, तो थर्ड वाला जो वेक्टर आएगा मींस ये वेक्टर, इसका क्या होगा, ये काउंटर क्लॉकवाइज जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया, ये ऑपोजिट पे चला गया मैं। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू क्या निकला हम लोगों का, इसको दे दिया हमने सी बी वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब दो वेक्टर का अगर एडिशन करेंगे तो ए प्लस बी को अगर ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, सी वेक्टर। सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी। क्लियर हो गया, मतलब यहां पे दो डायरेक्शन का हम लोग चेक करेंगे, एक होगा क्लॉकवाइज दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। राइट, अब अगर यहां पे देखो पैरेललोग्राम लॉ कैसे बनेगा, एक पैरेललोग्राम ले लो यहां पे, तो पैरेललोग्राम का क्या होता है, ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया ए वेक्टर, इसका दे दिया बी वेक्टर। तो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, बी वेक्टर का इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा, तो ये देखो ये ए वेक्टर और ये जो बी वेक्टर है ये क्लॉकवाइज, क्लॉक के जो कांटा होता है जैसे घूमता है उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, अब ये जो ऑरेंज कलर का लाइन बना है ये बन जाएगा
एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम लोग को ये रिजल्टेंट वेक्टर दिखाना है a प्लस बी का, तो ये क्या बन जाएगा, इसको दे दिया हमने सी वेक्टर। अब देखो ये क्या बोला, ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल एंड एज वेल एज पैरेलल, इक्वल भी होगा एंड पैरेलल भी होगा। सो ए वेक्टर ए और ये वाला वेक्टर भी क्या होगा, ए भी इस डायरेक्शन में जाएगा, इसको हमने दे दिया ए, ठीक है। तो बी क्या होगा, बी भी इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो देखो बी वेक्टर और ए वेक्टर, अगर इसको हम लोग नाम दे देंगे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस अगर पैरेललोग्राम होगा तो ट्रायंगल क्यू आर एस में देखो, ट्रायंगल क्यू आर एस में बी वेक्टर एंड ए वेक्टर काउंटर क्लॉकवाइज पे जा रहा है। सो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, क्योंकि ये दो वेक्टर काउंटर क्लॉकवाइज को सेटिस्फाई करेगा, एंड सी वेक्टर ये वाले ट्रायंगल का मतलब क्यू आर एस ट्रायंगल का ये वाला हो जाएगा क्लॉकवाइज को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, सी वेक्टर। और ऊपर वाला ट्रायंगल में क्या निकला था देखो, पी क्यू एस में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये क्लॉकवाइज को सेटिस्फाई करेगा एंड सी वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा इस ऊपर ट्रायंगल में, मतलब ट्रायंगल पी एस क्यू और पी क्यू एस में, ठीक है। क्लियर हो गया। यहां पे और एक ट्रायंगल लॉ को समझने के लिए, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को यहाँ पे और एक वेक्टर जैसा हम लोग बनाते हैं, देखो कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर यहां पे ले लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, तो यहां पे दे दिया हमने बी वेक्टर, तो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, तो मतलब देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये दो वेक्टर है, एक क्लॉकवाइज को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो यहां पे एक वेक्टर दे दिया, सी वेक्टर बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, क्योंकि सी वेक्टर अब एंटी क्लॉकवाइज को सेटिस्फाई करेगा, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज जाएगा, तो सी वेक्टर का काउंटर क्लॉकवाइज जाएगा तो ए भी क्लॉकवाइज जाएगा, तो ए प्लस बी इक्वल टू सी रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ अब देखो यहां पे हम लोग कैसे करते हैं, अब यहां पे और एक वेक्टर दे दिया, तो सी इक्वल क्या निकला था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब डी वेक्टर दे दिए यहां पे, ठीक है। तो इसको अगर डी वेक्टर देंगे बस, और एक वाला लाइन नीचे खींच सकता हूं, तो ये भी एक ट्रायंगल बन गया। तो बी वेक्टर एंड डी वेक्टर देखो क्लॉकवाइज को सेटिस्फाई करेगा, अब नीचे अगर दे देंगे ऐसे तो ये क्या बन जाएगा, ये काउंटर क्लॉकवाइज को सेटिस्फाई करेगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा, बहुत ही सिंपल है, ये वेक्टर का क्या निकलेगा, ये आएगा बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, लाइन ऐसे हम लोग अगर खींच देंगे ब्लू कलर का जो वेक्टर लाइन, ये देखो क्या बनेगा, अगर यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, तो देखो सी वेक्टर एंड डी वेक्टर अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो ब्लू कलर का जो वेक्टर आएगा उसका अगर हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज दे देंगे, तो दे भी दिया तो क्या बनेगा, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा किसका, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर का। सी क्या है, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है। अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो देखो ऊपर वाले ट्रायंगल का, तो क्या होगा, ए वेक्टर क्लॉकवाइज, ये बी प्लस डी वेक्टर ये भी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ, एंड ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये बन गया काउंटर क्लॉकवाइज, तो क्या बनेगा रिजल्ट,
ये भी बन जाएगा ए वेक्टर प्लस ये वाले वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम लोग वेक्टर ट्रायंगल और सीक से अगर अप्लाई कर देंगे तो फाइनली रिजल्ट कोई भी ट्रायंगल ले लो, रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब ट्रायंगल लॉ। अगर नेगेटिव वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कोई भी एक नेगेटिव वेक्टर दे दिया तो अगर ये वेक्टर को अगर इस डायरेक्शन में ले लिया और एक वेक्टर यहां पे दे दिया बी वेक्टर, अगर हमने सी को ऐसे दे दिया सी वेक्टर, तो इसको रिजल्टेंट दिखाने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का अगर एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्योंकि ऑल फॉलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट तो कोई है नहीं, तो फाइनली क्या निकलेगा, जीरो। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। सो माइनस सी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसे, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा इसको बोलेंगे हम लोग माइनस सी वेक्टर। क्यों, देखो ये वाला सी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट दोनों का डायरेक्शन जो है ना, ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन आर 180 डिग्री ऑपोजिट, तो इसका होगा हम लोग बोलेंगे माइनस वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे भी अगर माइनस वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी एक वेक्टर को माइनस से। ओके ना, तो हम लोग बात कर रहे थे क्या, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट का, वो भी एक वेक्टर है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इन टू डायमेंशन और एक प्लेन में। ठीक है, तो उसको समझने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है ना। सो अब हम लोग समझते हैं पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये वाला चैप्टर का नाम क्या था, मोशन इन ए प्लेन, मतलब टू डायमेंशन। तो टू डायमेंशन में क्या होगा, एक एक्स रहेगा दूसरा वाई रहेगा। ठीक है, एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स का कोई भी एक कर्व ले लो, कोई भी, तो हमने ले लिया कुछ ऐसा एक कर्व, हमने कुछ ऐसा एक कर्व ले लिया। ठीक है, तो यहां पर कोई भी एक पॉइंट दे दो, पॉइंट का नाम दे दो P, और एक पॉइंट ले लो इसका नाम दे दो Q। ठीक है, तो P का पोजीशन क्या होगा, तो हमने दिया कि कर्व का भी एक डायरेक्शन होगा, तो कर्व इस डायरेक्शन में जाएगा, स्टार्टिंग एंडिंग। तो P पॉइंट को दे दिया स्टार्टिंग के बहुत करीब है और Q को दे दिया ये एंड के बहुत करीब है। ठीक है, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 और इसको दे दिया x2 y2। ठीक है, तो ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट से, ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट कहां पे होगा, यहां पे, यहां से इस लाइन को अगर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये बन गया P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मतलब ये वाला बन गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला बन गया एंड पॉइंट, मतलब इसको बोल दो हेड और इसको बोल दो टेल। तो वेक्टर का क्या होगा, एक हेड टेल भी हो सकता है, मतलब ये वाला हो गया स्टार्टिंग, ये वाला हो गया इसका एंडिंग, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा, कोई भी वेक्टर का पॉइंट बन जाएगा ये हेड,
और इसको दे दो टेल। ठीक है, सो ये बन गया P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जिसका हमने नाम दे दिया R1। ठीक है, नाउ अब Q पॉइंट, Q पॉइंट कहां पर जाएगा, ले लो Q, चलो, तो इसको दे दिया हमने Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब फाइनल वाला, इसको दे दिया हमने R2 वेक्टर है। तो ये बार विथ एरो तो दे, मतलब एक एरो सर में तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो निकल गया हम लोगों का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एंड Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब हम लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स। तो यहां पे दो पॉइंट है PQ, तो PQ का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, यहां पे देखो, तो P2Q, मतलब इस डायरेक्शन में अगर जाएगा तो P2Q, ये बन गया शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब कहां से स्टार्ट हुआ, P से स्टार्ट के बहुत करीब पॉइंट है, और Q होगा N के बहुत करीब पॉइंट। तो इस वेक्टर का ये बन जाएगा टेल, ये बन जाएगा हेड, और इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसका नाम दे दिया हमने डेल्टा आर। सो डेल्टा आर बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, सो अगर यहां पे वेक्टर ट्रायंगल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो देखो यहां पे R1 वेक्टर एंड डेल्टा वेक्टर, R1 मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P and position vector of point Q is R2. So R1 vector and delta vector are in clockwise direction and R2 are in counterclockwise direction. So क्या होगा, so R1 vector plus delta R vector that is equal to R2 vector. तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर क्या निकलेगा, सो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दैट्स द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग कैसे समझेंगे, राइट? नाउ अब हम लोग चेक करेंगे वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कुछ रूल्स और मेथड। पहला रूल्स और मेथड हमने क्या स्टडी किया था, इसको समझने के लिए वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, आल्सो ए पैरेललोग्राम लॉज ऑफ एडिशन। नाउ अनदर लॉ इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ। तो व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ? तो कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स, अगर वेक्टर का और एक लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ, तो यहां पर लिख देता हूं। कम्यूटेटिव ब्लॉक क्या होगा, तो 3 + 4, 3 + 4 इज इक्वल टू 4 + 3। तो न्यूमेरिकली दोनों का वैल्यू सेम आएगा। 3 + 4 क्या होगा, 7 इज इक्वल टू 4 + 3, वो भी 7 ही होता है। सिमिलरली वेक्टर का क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऑल्सो इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ओके, नाउ the another law, its name is associative law. Associative law. So what is the meaning of associative law? तो associative law बहुत ही इजी है रिप्रेजेंट करना भी। तो देखो अगर 1 + 2 + 3 ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 + 2
+3, ये भी सेम ही होगा। सो 1 2 + 3 is 5, 5 + 1 6, 1 + 2 is 3, 3 + 3 is also called 6। सो क्या होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर is equal to a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। दिस इज द एसोसिएटिव लॉ। क्लियर हो गया व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ, राइट। और वेक्टर का सब्सट्रैक्शन क्या होगा, तो सब्सट्रैक्शन हमने पहले ही बोला था, इसका सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो अगर हम लोग यहां पे देख लो a माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अगर इसको सब्सट्रैक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, मतलब इसका डायरेक्शन 180 डिग्री ऑपोजिट कर दो तो वाला बन जाएगा +a, प्लस वाला वेक्टर। ठीक है, तो इससे हम लोग ऐसे ही सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नाल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नाल वेक्टर और जीरो वेक्टर, मतलब जीरो से तो रिप्रेजेंट करेंगे, तो नाल और जीरो वेक्टर क्या होगा। सो ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ए वेक्टर, अगर कुछ ऐसे करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक जीरो होगा। ठीक है, मतलब एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, मतलब उसका वैल्यू जीरो हो सकता है लेकिन उसका एक डायरेक्शन रहेगा, राइट। लाइक ए नल सेट, एक क्लासरूम हो सकता है जिसमें कोरोना की वजह से कोई स्टूडेंट नहीं है, सब ऑनलाइन क्लास कर रहा है, तो उसका मतलब क्लास तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, ऐसा तो होगा नहीं, तो क्लास का एग्जिस्टेंस होगा लेकिन स्टूडेंट काउंट क्या होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, और एक चीज याद है, जीरो से अगर कोई भी नंबर को वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे वो आएगा जीरो वेक्टर। ठीक है, कोई भी नंबर से अगर जीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो का स्केलर वाला जीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो होगा जीरो वेक्टर, राइट। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर का रेजोल्यूशन कैसे करेंगे वो देख लो। जो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस पोर्शन को इरेज कर देता हूं। तो दो चीज की बहुत जरूरत थी, क्या बोलो, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एज्यूम कर लो एक वेक्टर है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, एक इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो एक का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ले लिया इसका मैग्नीट्यूड का हम लोग मॉड वैल्यू। ठीक है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, मतलब इसका जस्ट एक न्यूमेरिक वैल्यू को कंसीडर करेंगे इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड में। ठीक है, अब रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, तो उसको हमने दे दिया ए कैप। दिस ए कैप इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा ये कौन सी डायरेक्शन में, एक्स पे है या वाई पे है, एक्स और वाई को मिला के कहां पर है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देख लो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग टू डायमेंशन में कंसीडर करेंगे, टू डायमेंशन, ठीक है, टू डायमेंशन अगर हम लोग कंसीडर करेंगे पहले ही, तो क्या आएगा, सो एक्स का पोजीशन यूनिट वेक्टर, सॉरी एक्स का यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर आई कैप रहेगा तो रिप्रेजेंट करेगा ये कहां पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू के साथ जे कैप रहेगा तो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 एंड y1,
तो देखो हम लोग कहाँ डिस्कस कर रहे थे कि एक मैग्नीट्यूड होगा जिसको हम लोग मॉड से रिप्रेजेंट करेंगे, एक और यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करेगा, इस कौन सी कोऑर्डिनेट पे है, मतलब ये XY कोऑर्डिनेट पे तो है, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है या जेड एक्सिस के ऊपर कितना है, ये पोजीशन को हम लोग इससे वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि R1 पोजीशन वेक्टर है, तो R1 पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट P, ठीक है। सो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर R1 होगा तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे हम लोग करते हैं कि एक्स एक्सिस में इतना गया था, इसका हमने बोला x1, फिर यहां से ऊपर तक गया, इसको बोला हमने y1। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा x एक्सिस के ऊपर, x1 कौन से एक्सिस के ऊपर गया, x एक्सिस के ऊपर, तो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होगा, i कैप। अच्छा, इसको यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होता है ना, मतलब आई कैप और ये जे कैप, इसका वैल्यू 1 होता है, याद रख लेना। यूनिट वेक्टर का, कोई भी यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। प्लस फिर कहां गया, यहां से यहां तक गया, फिर हो गया y1 कौन से एक्सिस के ऊपर गया, y एक्सिस के ऊपर, मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, j कैप से, ठीक है। अब R2 क्या होगा, मतलब पोजीशन वेक्टर R2 मतलब Q पॉइंट का, ऑरिजिन से Q तक, तो होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R क्या होगा, so we know that delta R equal to R2 minus R1, so R2 vector minus R1 vector, तो R2 वेक्टर क्या होगा, x2 i cap minus plus y2 j cap minus x1 i cap plus y1 j cap, ठीक है। अब देखो आई कैप के साथ आई कैप का कुछ एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा, जे कैप के साथ जे कैप का एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। सो x2 माइनस x1 आई कैप, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ये बन गया डेल्टा आर वेक्टर, तो ये बन गया डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, दैट्स द डेल्टा आर वेक्टर, तो बॉक्स कर दो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल गया, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेस कितना हुआ, डेल्टा एक्स, फिर वाई एक्सिस का डिस्प्लेस कितना हुआ, डेल्टा वाई, ठीक है। मतलब यहां पे अगर हम लोग ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो ये वाला क्या होगा, डेल्टा एक्स, और ये वाला क्या होगा, डेल्टा वाई, ओके। तो ये वाला अगर एक्स एक्सिस पे कितना गया, वाई एक्सिस पे कितना गया, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक हो। देखो ये पी पॉइंट, पी पॉइंट, ठीक है, मतलब ओपी वेक्टर मतलब R1 वेक्टर, इस वेक्टर का एक एक्स पार्ट होगा, दूसरा एक वाई पार्ट होगा, तो एक्स पार्ट को बोला हमने x1, ठीक है। मतलब इस R1 वेक्टर का, अगर वेक्टर का नाम से बोलेंगे तो x1 को बोलेंगे, इस x1 इज ए x कंपोनेंट ऑफ R1, ठीक है, मतलब x कंपोनेंट ऑफ R1, और ये होगा y कंपोनेंट ऑफ R1, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, x कंपोनेंट ऑफ R2, ये वाला होगा y कंपोनेंट ऑफ R2, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कंपोनेंट से डिवाइड करेंगे तो देखो बहुत ही इजी है, अगर ये इसका वैल्यू पता नहीं है हम लोग को,
इसका वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे देखो, बहुत ही इजी है। ये देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ट्रायंगल का ये वाला क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज, वो क्या है r1 वेक्टर। ये वाला बेस क्या बन गया, x1। और ये एंगल अगर थीटा होगा, इस एंगल को अगर हम लोग थीटा बोल देंगे, ठीक है, इस एंगल अगर थीटा होगा तो x1 इक्वल टू क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा। तो x1 इक्वल टू r1 cos थीटा। इसका वेक्टर देने का जरूरत है, इसका मॉड वैल्यू ले लो। सिमिलरली चलो y वाला मतलब परपेंडिकुलर वाला क्या होगा, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा देखो, तो परपेंडिकुलर को अगर हम लोग y1 दे दिया और हाइपोटेन्यूज को अगर हम लोग r1 दे दिया, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज sin थीटा। तो y1 इक्वल टू r1 sin थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं देखो, तो r1 cos थीटा आई कैप, मतलब आई कैप दे दिया तो यहाँ पे वेक्टर देने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाला हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ये वाला हो जाएगा उसका डायरेक्शन। तो ये क्या होगा नेक्स्ट, r1 sin थीटा, ठीक है। अब कैप दे देंगे तो डायरेक्शन डिफाइन कर देगा, अगर कैप को हटा देंगे तो ऐसे भी देख के पता ही चल जाएगा कौन से कंपोनेंट कहां पर है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अब देखो ये वाला बन गया कौन से वाला, x1 का, याद रखना ये वाला बन गया x1 का, और ये वाला बन गया y1 का, कैप कुछ होगा मैग्नीट्यूड वैल्यू। अगर हम लोग 3 डायमेंशनली देखेंगे, मतलब स्पेस पे, ये तो हो गया 2 डायमेंशन। अगर कंपोनेंट को अगर 3 डायमेंशन में देखेंगे, क्योंकि 3 डायमेंशन न्यूमेरिकल आ सकता है, तो कैसे होगा रिप्रेजेंटेशन देखो। अब तो इस पोर्शन को इरेज करना ही होगा, देखो। अब अगर हम लोग इसको 3 डायमेंशनली देखेंगे, मतलब स्पेस, तो स्पेस पे क्या होगा, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई और एक जेड रहेगा, ठीक है। तो हमने दे दिया इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड। तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी, तो एज्यूम कर लो ये वाला एक पॉइंट है, यहाँ पे ले लो पॉइंट, पॉइंट P। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। सो इसको अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये वाला बन जाएगा जे कैप, ये वाला बन जाएगा आई कैप, ये वाला बन जाएगा के कैप, ठीक है। तो एक्सपेंशन कैसे होगा, ठीक है। और एक्स वाई जेड ऐसे भी दे सकते हो, कोई बात नहीं, कोई भी क्वाड्रेंट लो, एक्सेस लो, सब एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हमने ले लिया ऐसे एक पॉइंट पी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कोशिश करो एक बार, पी का पोजीशन वेक्टर यहां से रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट तक, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको अगर दे दिया आर पोजीशन वेक्टर, तो आर पोजीशन वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जे की कैप, ये वाला बन जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। मतलब यहां तक होगा इसका एक पोर्शन। अब y क्या होगा, यहां तक होगा इसका
वाई वाला पोर्शन, थ्री डायमेंशनल है, ये वाला हो जाएगा इसका वाई पोर्शन मतलब मैग्नीट्यूड। अब यहां तक हो जाएगा छोटा वाला जेड, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, थ्री डायमेंशनल हम लोग ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखो वेक्टर सब्सट्रैक्शन चेक किया था और एडिशन भी चेक करेंगे। मतलब एक चीज यहाँ पे याद रखना, आई कैप के साथ आई कैप का रिलेशन होगा, जे कैप के साथ जे कैप का रिलेशन होगा एंड के कैप के साथ के कैप का रिलेशन होगा। ठीक है, मतलब अगर कोई तुमको दो वेक्टर दे देंगे तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जे k cap. Now another vector b that is equal to bx I cap plus by j cap plus bj k cap. Now add these two vectors. तो अगर इन दोनों वेक्टर का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो इसके साथ इसका ऐड होगा और सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो एक साथ ही ax एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके साथ होगा, bx के साथ, और आई कैप आ जाएगा मतलब एक डायरेक्शन भी आ जाएगा। देन क्या होगा, ए वाई के साथ प्लस माइनस बी वाई का होगा। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में होगा, वाई वाले मतलब जे वाले। सी का क्या होगा, मतलब सी मतलब के कैप मतलब के डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स वाई जेड मतलब के कैप, तो ए जेड प्लस माइनस बीजे के कैप। तो ये वाला हो जाएगा इन दोनों वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, मतलब यूनिट वाइज ये दोनों आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। सो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, व्हाट इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरत भी पड़ेगी। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मतलब कैसे करेंगे, नेक्स्ट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो दो टाइप के होते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, एक होता है स्केलर और इसको बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। दूसरे वाला क्या होगा, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, और ये वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ये हम लोग थोड़ा देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे, पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ए के साथ बी का अगर हम लोग डॉट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो अगर दोनों वेक्टर को अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा एक स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए डॉट बी रिजल्ट आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर थीटा। क्लियर हो गया, बहुत इजी है। मतलब ये वाला रिजल्ट में आएगा, रिजल्ट में क्या आएगा, जस्ट ओनली स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा।
अगर यहाँ पे देखो ए, अच्छा तो डायग्राम देख लेते हैं पहले। तो अगर ए वेक्टर यहाँ पे जाएगा, बी वेक्टर अगर यहाँ पे जाएगा, तो थीटा यहाँ होगा, तो दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब क्या आएगा, ए क्रॉस बी, मतलब ए का अगर मैग्नीट्यूड ले लिया, बी का भी मैग्नीट्यूड भी ले लिया, ठीक है। अब और क्या सोच सकता है इसके साथ, साइन थीटा। अब अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। लेकिन ये जो रिजल्ट आएगा ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट जो आएगा वो वेक्टर आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक डायरेक्शन आएगा, तो इसको दे दिया हमने एन कैप, मतलब एन कैप एक डायरेक्शन में जाएगा। भाई एन कैप कैसे निकलेगा, बहुत ही इजी है। तो देखो ए वेक्टर अगर यहां तक जाएगा, ए वेक्टर, और बी वेक्टर अगर यहां पे होगा, तो ए क्रॉस बी, ए से बी तक, तो अगर राइट हैंड स्क्रू रूल को अगर हम लोग सेटिस्फाई करेगा, तो ए क्रॉस बी क्या करता है, राइट हैंड स्क्रू जो रूल है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी साइन थीटा। तो स्क्रू को अगर ऐसे घुमाएंगे क्या होगा, बोर्ड से ये बाहर की तरफ आ जाएगा। बोर्ड से क्या होगा, ऐसे घुमाएंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये बोर्ड से बाहर की तरफ आ जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर को अगर हम लोग सी वेक्टर दे देंगे, तो सी वेक्टर क्या होगा, बोर्ड से बाहर की तरफ। अगर बोर्ड से बाहर की तरफ आएगा तो टू डायमेंशनल हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉट से। अगर बी क्रॉस ए क्या होगा, तो मतलब बी क्रॉस ए, तो ये क्या होगा, ऐसे घूमेगा, तो मतलब स्क्रू रूल से क्या होगा, ये बोर्ड के अंदर तक चला जाएगा। ये अगर बोर्ड के अंदर तक चला जाएगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, सी वेक्टर को क्रॉस से, ठीक है। वो है राइट हैंड स्क्रू रूल, ओके। तो ये कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा उसके ऊपर डिपेंड होगा, ए क्रॉस बी एंड इट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग वर्क एनर्जी जो चैप्टर है वहां पे अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट का। तब यहाँ पे जान लो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। देखो क्या होगा, बहुत इजी है। So find the magnitude and direction of the resultant two vector। तो एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में देंगे, इसका नाम हमने दे दिया ए वेक्टर, और एक वेक्टर यहाँ पे दे दिया, इसको बोला हमने बी वेक्टर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, और इस डायरेक्शन में जाएगा, जिसका बोला हमने आर वेक्टर। आर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो बी अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, और यहां पर जो बी आएगा ये भी बी वेक्टर ही होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल है, सेम डायरेक्शन भी शो कर रहा है, और इसका दोनों का मैग्नीट्यूड जो है दोनों ही सेम है, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर दे दिया थीटा, तो ये भी ए वेक्टर ही होगा, ये आर वेक्टर। तो हमको कैलकुलेट करना होगा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी एंड एंगल थीटा। ए और बी का बीच का एंगल थीटा होगा, सॉरी ये दोनों का एंगल अगर, सॉरी, तो ए और बी का बीच में जो एंगल वो अगर थीटा होगा, तो एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं, और यहां से एक परपेंडिकुलर खींच लेता हूं। तो ये वाला एंगल अगर ये इसके पैरेलल होगा, ये एक्सटेंशन है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, ओके। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। तो देखो
आर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो ए बी सी डी, ट्रायंगल ए बी डी से क्या मिला हम लोगों को, देखो तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब आर वेक्टर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एक चीज यहां पे नोट डाउन कर लो, अगर एक वेक्टर के साथ खुद के अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? खुद के साथ अगर खुद का ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये वाला डॉट प्रोडक्ट, तो रिजल्ट क्या आएगा? तो ए का मैग्नीट्यूड प्लस ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए स्क्वायर, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड रहेगा। और थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड ए, मतलब cos क्या होगा, cos 0 डिग्री, तो cos 0 क्या होता है 1, तो फाइनली क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, मतलब खुद के साथ खुद के अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे इन वेक्टर के लिए तो रिजल्ट क्या आएगा, एक स्केलर आएगा और उसमें वेक्टर साइन नहीं रहेगा, तो आर स्क्वायर आ गया। अब ए डी क्या है, ए वेक्टर है प्लस सी डी है, इसका होल स्क्वायर है। अब बी डी क्या है, अब बी डी तो हमको पता नहीं, बी डी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो सी डी क्या होगा, बी वेक्टर, ये वाला हाइपोटेन्यूज, ये वाला बेस, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सी डी ओवर हाइपोटेन्यूज मतलब बी वेक्टर इक्वल टू कॉस थीटा, तो सी डी इक्वल टू बी कॉस थीटा। अब बी डी क्या होगा, तो बी डी ओवर हाइपोटेन्यूज बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, तो बी डी इक्वल टू बी वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो बी डी की जगह बी वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब ए की जगह ए वेक्टर, सी डी की जगह हमने लिख दिया बी वेक्टर कॉस थीटा। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, बहुत इजी है, ये वाला आर स्क्वायर, ए प्लस बी उसका मतलब ए स्क्वायर, मतलब ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सो ए बी कॉस थीटा, तो दो वेक्टर का कॉस थीटा दे दिया तो मतलब वेक्टर को हटा दिया यहाँ से, ठीक है ना, मतलब ए बी कॉस थीटा तो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो अब फाइनली आएगा बी स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर, अब आएगा फाइनली कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा बी वेक्टर का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इन दोनों को लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम दोनों को ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पे तो रिजल्ट क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो फाइनली रिजल्टेंट वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसको हटा दें, यहाँ पे ये वाला निकल गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट का हेल्प लेके, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से हम लोग यहां तक चले जाएंगे एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी, इस दोनों का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।